नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर टेक्स के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी को लेकर के। और जीएसटी के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम आपके चैप्टर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा सप्लाई अंडर द जीएसटी। देखिए, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं जीएसटी के अंदर, हमने ऑलमोस्ट 3 चैप्टर पढ़े हैं। तीनों चैप्टर में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे सप्लाई शब्द को जरूर सुना होगा। और मैंने बताया था जीएसटी के अंदर सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टर्मिनोलॉजी है तो उनमें से एक क्या रहने वाला है सर? सप्लाई रहने वाला है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन को नहीं सीखेंगे। मेक श्योर करके आप इस चीज को कंफर्म कीजिएगा। इस चैप्टर के अंदर हमें सप्लाई के मीनिंग को समझना है, जितनी भी पॉसिबल डेफिनेशन है, जितने भी पॉसिबल सेक्शन है, प्रोविजन है, उनको अंडरस्टैंड करना है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको सप्लाई से रिलेटेड जितने भी डाउट रहते हैं वो 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई अंडर द जीएसटी। अब मैं क्लास शुरू करूं उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाली है। सर, अगर आप लोग लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं ना, तो यहां पे हम लोग किसको पढ़ेंगे सर? अब यहां पर हम लोग स्पेसिफिकली आपके सीजीएसटी एक्ट को पढ़ने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। सर, हम किसको पढ़ेंगे? सीजीएसटी एक्ट 2017 को पढ़ेंगे। और सीजीएसटी एक्ट 2017 के हमारे पास दो सेक्शन रहने वाले हैं। एक आपका सेक्शन 7 रहेगा सर, आपका एक सेक्शन 8 रहेगा। ये दो सेक्शन इस चैप्टर के अंदर आपको कवर करने हैं। हालांकि सेक्शन 7 के अंदर आपको मल्टीपल सब सेक्शन देखने को मिलेंगे, जिनको अभी आने वाले वक्त के अंदर हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है सर, अगर आप लोग यहाँ पर सेक्शन 7 की बात करते हैं तो यहाँ पर मेजरली हम लोग दो चीजों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मीनिंग की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्कोप पढ़ेंगे। ठीक है, सप्लाई का मीनिंग क्या होता है और सप्लाई का स्कोप क्या होता है, क्लियर समझ में आया? तो सप्लाई के मीनिंग और स्कोप को लेकर के आपको एक्सप्लेनेशन कहां पे दिया गया है सर? सेक्शन नंबर 7 के अंदर दिया गया है। और काफी किताबों में सेक्शन 8 को अलग से पढ़ाया जाता है। जैसे एसओएल की जो किताबें हैं ना, वहां पे आपको दिखेगा मिक्स्ड एंड जो आपका कंपोजिट जो आपका सप्लाई होता है उसके नाम से चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन नंबर 8 के अंदर आपको क्या पढ़ना है सर? आपको मिक्स्ड, और दूसरा क्या पढ़ना है सर? आपको कंपोजिट सप्लाई को पढ़ना है। इज इट क्लियर? तो हमें क्या पढ़ना है सर? मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई को पढ़ना है। ले दे करके हमें टोटल दो ही सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। ठीक है, अब ये एक अलग बात रहने वाली है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल सब सेक्शन देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप लोग सेक्शन 7 की बात करते हैं, सारे नहीं बताता हूँ, कुछ बता देता हूँ। अगर आप लोग सेक्शन 7 की बात करते हैं तो सेक्शन 7 के अंदर हम लोग सबसे पहले सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और यहाँ पे ए को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप लोग सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 डबल ए को पढ़ेंगे। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आप लोग 1 बी को भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही आप लोग 1 सी को शेड्यूल 1 के साथ पढ़ेंगे। इस तरीके से आपका आगे प्रोसीड करता जाएगा। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा आपको आइडिया लगाना है कि सर अगर आप लोग सप्लाई को समझना चाहते हैं तो सप्लाई की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ पे दी गई है सर? दो सेक्शन के अंदर दी गई है, सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 के अंदर। क्लियर है? अब एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना। अगर मैं कहूं आपको सप्लाई को केवल एक टर्म में डिफाइन करना है तो आप लोग कहेंगे सप्लाई इज ए टैक्सेबल इवेंट। ठीक है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं सर? अगर आप लोग यहाँ पे कहेंगे सप्लाई की बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? सप्लाई इज ए टैक्सेबल इवेंट। अपने आप में सप्लाई क्या होता है सर? आपका टैक्सेबल इवेंट होता है। जितने भी इवेंट जो टैक्सेबल होते हैं जीएसटी के रेफरेंस में, वो क्या कहलाती है? वो आपकी सप्लाई कहलाती है। और अगर आपका सप्लाई नहीं होगा ना तो आप लोग जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जीएसटी लेवी नहीं कर सकते हैं, जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। आप केवल उन्हीं इवेंट्स के ऊपर जीएसटी लगा सकते हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं सर? आपकी सप्लाई की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये बात आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। अब सेशन शुरू करें उससे पहले एक चीज को आपको बड़े आराम से अपने दिल दिमाग में बैठा लेना है सर, यहाँ पे सप्लाई का अपना इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अगर आप लोग जीएसटी के रेफरेंस में बात करते हैं तो या तो आपका इवेंट सप्लाई होगा, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? यस,
कह सकते हैं, या फिर आपका सप्लाई नहीं होगा तो उस केस में आप लोग क्या कहेंगे, नो कहेंगे। अगर आपका सप्लाई नहीं है ना तो आप लोग वहां पर माय डियर फ्रेंड जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। समझ में आए? तो अगर आपको जीएसटी चार्ज करना है तो क्या होना जरूरी है सर, आपका सप्लाई होना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा, अगर आपका सप्लाई है तो यहां पर भी आपकी दो कैटेगरियां बनती हैं सर। आपकी पहली कैटेगरी रहती है आपकी सप्लाई एग्जम्प्ट हो सकती है, याद रखिएगा। एक सप्लाई जिसको क्या बोलते हो सर, एग्जम्प्ट बोलते हो। दूसरी क्या रहेगी सर, आपकी टैक्सेबल रहेगी। इसलिए मैंने कहा टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं सर, जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। अगेन एग्जम्प्ट सप्लाई के ऊपर आप लोग जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटी सी टेबल आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर उतार लेनी है कि सर सप्लाई होगा तो वहां पे दो केस रहेंगे, एग्जम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा। एग्जम्प्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी चार्ज नहीं होता है, टैक्सेबल के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, अगर आपका सप्लाई ही नहीं है तो आप लोग मान के चले, दिलो दिमाग के अंदर इस चीज को बैठा ले कि उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात थी। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिला होगा, ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? जस्ट ए मिनट, समझ में आई मेरी बातें? आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। अब समझिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब भी आप लोग यहाँ पे सप्लाई को पढ़ेंगे ना तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे सबसे पहले आप लोग गुड्स को पढ़ने वाले हैं सर, गुड्स का डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद आप लोग सर्विसेज की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको पढ़ना है आपका एक्शनेबल क्लेम को। एक्शनेबल क्लेम एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, केवल समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है? हाँ, गुड्स और सर्विसेज का डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया आपका सप्लाई का ताल्लुकात किससे हो सकता है सर, गुड्स से हो सकता है या फिर सर्विसेज से हो सकता है या दोनों से हो सकता है। इसका मतलब गुड्स और सर्विसेज को समझना काफी जरूरी, अहम और इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सबके लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका एक बढ़िया डेफिनेशन मैंने बनाया हुआ है, सुंदर सुंदर से नोट्स बनाए हुए हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। एक बार आप इस लेक्चर को देखने के बाद इनको गो थ्रो करेंगे ना तो आपको 101% आपको क्लैरिटी हो जाएगा। आप समझिएगा, अगर आप लोग गुड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे मेरी तरफ देखो और समझो सर, गुड्स का क्या मतलब होता है। जो भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी होता है ना उसको आप लोग गुड्स बोलते हैं। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी किस कैटेगरी में आ जाएगी सर, गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, इन मूवेबल जो आपकी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपको ना तो आपके मनी को इंक्लूड करना, मनी इज नॉट इंक्लूडेड इन द मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा याद रखना है, ना ही सिक्योरिटीज की हम लोग बात करेंगे, यानी कि मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के जितना भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी होगा सब क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो गुड्स का मतलब क्या होता है, एनीथिंग, या फिर आप लोग कहेंगे एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर आपके बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपके शेयर्स हो सकते हैं, आप सभी जानते हैं सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी हो वो आपका गुड्स नहीं हो सकता है। अच्छा याद रखिएगा, मनी और सिक्योरिटी गुड्स भी नहीं है और सर्विसेज भी नहीं है। समझ में आया? तो मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना ही आपका क्या रहने वाला है, सर्विसेज रहने वाला। क्लियर है? तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। मैंने बताया ना, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी ये क्या रहेगा, आपके गुड्स रहेंगे। अच्छा, ये दोनों चीजें मनी और सिक्योरिटीज को तो आपने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको हमें इंक्लूड करके चलना है मनी और सिक्योरिटीज के अलावा? तो यस, गुड्स के अंदर हमें एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड करके चलना है। क्या करके चलना है? एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड करके चलना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखिएगा, आप लोग जब भी गुड्स की डेफिनेशन को समझेंगे तो आप लोग कहेंगे एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी इज कॉल्ड द गुड्स, और यहां पे आप लोग एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड करके चलते हैं। Are you getting my point? This is going to be very very easy, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए सर, दूसरी डेफिनेशन क्या रहेगी सर, सर्विस की डेफिनेशन रहेगी। अब सर्विस का क्या मतलब है सर, पहली कैटेगरी तो गुड्स की आ गई है, दूसरी कैटेगरी मनी और सिक्योरिटी की आ गई है। तो क्योंकि मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना सर्विस है, तो हम लोग ये कह सकते हैं गुड्स को छोड़ करके, मनी और सिक्योरिटीज को छोड़ करके आपका जो भी बच गया वो क्या कहलाएगा सर, वो आपका सर्विसेज कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि आप लोग कह सकते हैं सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स और क्या कहेंगे, मनी एंड सिक्योरिटी। क्लियर है? गुड्स, मनी और सिक्योरिटी के अलावा जो भी आपका बच गया ना वो क्या कहलाएगा सर, आपका सर्विसेज कहलाएगा। याद रखिएगा, अब यहाँ पे आप लोग उन एक्टिविटी को इंक्लूड करके चलते हैं जहां पे आप लोग यूज ऑफ मनी करते हैं, यूज ऑफ मनी करते हैं या कन्वर्जन ऑफ मनी करते हैं, या आप लोग कहेंगे कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म या वन करेंसी टू द अनदर करेंसी। माने एक देश की जो करेंसी है
उससे आपने कन्वर्ट करके दूसरी देश की करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये सारा काम आपने कंसीडरेशन के बदले किया। कंसीडरेशन का मतलब उसके बदले आपने कुछ लिया है, कुछ पैसा चार्ज किया है, कोई वैल्यू चार्ज किया, सीधी सीधी बात है। उसको क्या कहते हो सर? कंसीडरेशन कहते हो। वैसे कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है? क्या कह सकते हो? समथिंग फॉर समथिंग। जैसे मैं आपके लिए बैच लेके आया तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, एजुकेशनल सर्विस है, बदले में आप सभी ने मेरे को 1500 रुपया मंथली पे किया, तो बदले में जो मेरे को मिला ना, ये मेरे लिए कंसीडरेशन है। आपने 1500 रुपया मेरे को दिया, आपको बदले में क्या मिला सर? सर्विसेज मिला, वो आपके लिए क्या है? कंसीडरेशन है। तो समथिंग फॉर समथिंग इज कॉल्ड द कंसीडरेशन। समझ में आया? तो ये बिल्कुल बेसिक बात है, आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है कि सर गुड्स का क्या डेफिनेशन है और सर्विसेज का क्या डेफिनेशन है। एक छोटा सा डेफिनेशन और आपको याद करना है सर, यहाँ पे क्या रहेगा? एक्शनेबल क्लेम रहेगा। एक्शनेबल क्लेम एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे यूज हुआ है, तो प्लीज आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। इसका मतलब होता है क्लेम टू एनी डेप्थ इज कॉल्ड द एक्शनेबल क्लेम। समझ आए? एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मतलब आप लोग क्लेम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं टू एनी डेट, टू एनी डेट, ठीक है? तो अगर आप लोग क्लेम करते हैं टू एनी डेट इज कॉल्ड द एक्शनेबल क्लेम। बस इतना ही याद करना है। इसके अलावा जिन भी बच्चों को थोड़ा डिटेल में रीड करना है ना, उनको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक शब्द आएगा सर फैमिली मेंबर। क्या आएगा सर? फैमिली मेंबर। तो यहाँ पे देखिए 3 इंपॉर्टेंट शब्द है जिनको हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं, तो याद रखिएगा। एक आपका रहेगा आरपी। आरपी का मतलब होता है रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पर्सन, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे सर? आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं सर इसका मतलब या तो रिलेटेड पार्टी रहेगा, या आप लोग क्या कह सकते हैं इसका मतलब रिलेटेड पर्सन रहेगा, ठीक है? इस पे स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ पे से क्वेश्चन आता है, मैं इसको आने वाली क्लास के अंदर कवर करने वाला हूं। सर दूसरा रहेगा रिलेटेड हो गया है, एक आपका डीपी रहेगा। डीपी का मतलब होता है डिस्टिंक्ट पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कहेंगे सर? आपका क्या आ जाएगा? डिस्टिंक्ट पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है? तो आप लोग डिस्टिंक्ट पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन यहाँ पे लिख सकते हैं, या पार्टी लिख सकते हैं, वट एवर, ठीक है? ये क्या कहलाएगा? डीपी कहलाएगा। तो जब भी मैं डीपी लिखूंगा ना, तो आपको समझ जाना डिस्टिंक्ट पर्सन की बात है। जब भी मैं आरपी लिखूंगा तो आपका क्या हो जाएगा? रिलेटेड पर्सन की बात है, रिलेटेड पार्टी की बात है। तीसरा यहाँ पे आप लोग कहेंगे फैमिली मेंबर। क्या कहेंगे? फैमिली मेंबर, ठीक है? तो जो आपके फैमिली मेंबर है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली मेंबर का मतलब फैमिली मेंबर जो हम लोग जर्नल सेंस में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे फैमिली मेंबर के अंदर बच्चा हमारे पास 2 कैटेगरी बन जाती है। पहली कैटेगरी किसकी रहने वाली है सर? आप लोग यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले तो आप लोग स्पाउस की बात करते हैं। सर किसकी बात करते हैं? स्पाउस की बात करते हैं। दूसरा माय डियर फ्रेंड्स अपने चिल्ड्रन की बात करते हैं। क्लियर है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन चाहे आप पे डिपेंडेंट हो चाहे ना हो, डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, याद रखिएगा ये हमेशा आपके फैमिली मेंबर की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स की बात करते हैं, ठीक है? अगर आप लोग अपने ग्रांड पेरेंट्स की बात करते हैं, अगर आप लोग अपने ब्रदर्स की बात करते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे अपने सिस्टर की बात करते हैं, अगर ये सब डिपेंडेंट है, याद रखिएगा ये क्या है? आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे सर? ये आपकी फैमिली मेंबर में आ जाएंगे, ठीक है? मैं लॉ के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टर आपका फैमिली नहीं है, वो आपका एक जर्नल सेंस बात है। सोशल सोसाइटी के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीएसटी के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। आपको ध्यान रखना है स्पाउस एंड चाइल्ड जो हो गया, ठीक है, चिल्ड्रन जो हो गए हैं, वो हमेशा आपकी फैमिली मेंबर कैलकुलेट किए जाएंगे जीएसटी के रेफरेंस में। लेकिन 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 याद रखिएगा, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर की बात करते हैं, अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो इंडिपेंडेंट है, तो वो आपके लॉ के अंदर जब भी आप लोग फैमिली मेंबर की बात करेंगे वहां पे फॉल नहीं होंगे। अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आप लोग क्या कह सकते हैं? वो आपके फैमिली मेंबर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको क्लियर। रही होगी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने पूरी चीजें लिखी हुई हैं इजीली नोट्स के अंदर। सबसे पहले क्या है सर? स्पाउस है। उसके बाद कौन है? चिल्ड्रन है ऑफ द पर्सन, वेदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है? डिपेंडेंट हो चाहे ना हो, ये क्या रहेगा सर? फैमिली रहेगा। क्लियर है? फैमिली मेंबर रहेगा। इसके अलावा पेरेंट्स की बात करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर की बात करते हैं, किसी भी पर्सन के, अगर वे होली और मेनली डिपेंडेंट है, याद रखिएगा, उनको क्या कहेंगे सर? फैमिली मेंबर कहेंगे। अच्छा, डिपेंडेंसी 2 तरीके से होता है, या तो कुछ हिस्से यानी कि कुछ आपका फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है, या तो फुल्ली डिपेंडेंट है, ठीक है? यहाँ पे याद रखिएगा, चाहे वो आपका होली क्या हो, डिपेंडेंट हो, ठीक है? तो क्या कहलाएंगे सर? आपके फैमिली मेंबर कहलाएंगे, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा सर? बिल्कुल सिंपल सिंपल सी 2-3 चीजें पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है सर? हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी हैं, हमने ये समझा
कि हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली कौन कौन से सेक्शन रहने वाले हैं, कौन कौन से प्रोविजंस रहने वाले हैं जिनको हमें पढ़ना। गुड सर्विसेज का मतलब देख लिया, एक्शनेबल क्लेम और फैमिली का मतलब देख लिया, क्लियर है। और अभी अभी मैंने क्या बताया था सर, जो आपका सप्लाई है, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई इज ए टैक्सेबल इवेंट। यही तो मैंने आपको बताया था ना, सप्लाई अपने आप में क्या होता है, एक टैक्सेबल इवेंट होता है। अब समझिएगा मेरी बात को, टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था कोई भी सप्लाई अगर आप लोग करते हैं, अगर वो गुड्स से ताल्लुकात रखती है, अगर वो सर्विसेज से ताल्लुकात रखती है, या दोनों से ताल्लुकात रखती है, वो तो टैक्सेबल इवेंट कहलाएगी, क्लियर। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं सप्लाई ऑफ द गुड्स की बात कर लीजिए, या फिर आप लोग सर्विसेज की बात कर लीजिए, दोनों की बात कर लीजिए, वो कहां पर आते हैं सर, टैक्सेबल इवेंट के अंदर आते हैं। समझ आए, तो ये क्या हो गया सर, आपका टैक्सेबल इवेंट हो गया है। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ सप्लाई के अंदर आप लोग इसको इंक्लूड करके चलते हैं। अच्छा याद रखिएगा, पैरामीटर ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई, अगर आप लोग स्कोप ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, सप्लाई की बाउंड्रीज की बात करते हैं कि किसे आप लोग सप्लाई बोलेंगे, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, अगर आप लोग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं, सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज डज नॉट अट्रैक्ट द जीएसटी। ये भी याद रखना है आपका, अगर सप्लाई गुड्स का है या सर्विसेज का है या दोनों का है, तभी उसके ऊपर जीएसटी लगता है, अदर देन उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, क्लियर है। याद रखिएगा, सप्लाई शुड मेड फॉर द कंसिडरेशन समथिंग फॉर समथिंग, क्लियर है। अगर कंसिडरेशन होगा तभी वो आपका सप्लाई कंसिडर होगा, तभी वो टैक्सेबल होगा, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा, सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा कि जो भी सप्लाई हुआ, लेट अस से मैंने ये एसी खरीदा है, एसी का रिमोट है, ठीक है। अब मैंने एक सप्लायर से इसको खरीद लिया है, अब किस प्रोस्पेक्टिव से मैंने इसको यूज किया, मैंने पर्सनल यूज किया है, तो दिस इज नॉट फॉर माय बिजनेस, ये मेरे बिजनेस के लिए नहीं है। लेकिन ऐसे ही मैंने मेरा इस बेस एसी का ही बिजनेस है, मैंने सप्लायर से 100 एसी का माल खरीदा, अब मैं क्या करूंगा, उनको बेचूंगा ना, यानी अपने बिजनेस के अंदर यूज करूंगा। तो यहाँ पे बिजनेस के अंदर यूज होगा ना, तभी आप लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे सप्लाई कंसिडर करेंगे, क्लियर है। सप्लाई शुड बी मेड फॉर टैक्सेबल पर्सन। अच्छा, सप्लाई किसके लिए होता है, टैक्सेबल पर्सन के लिए, जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ होता है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। एंड सप्लाई शुड बी टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, ये भी आपको पता है, एंड वो आपका विद इन द टैक्सेबल टेरिटरी। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, आने वाले वक्त में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन टैक्सेबल इवेंट के बारे में इतनी अगर आप लोग बातें एक बार पढ़ लेते हैं, तो आई थिंक ये मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। लेकिन एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। सबसे जरूरी बात है सर, अगर आप लोग सप्लाई की बात ही कर रहे हैं, तो सप्लाई की अपनी डेफिनेशन क्या है, सप्लाई का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो सप्लाई के एग्जैक्ट मीनिंग के लिए याद रखिएगा, आप लोग देखना चाहते हैं कि सप्लाई है कि नहीं है, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी सर्विसेज से रिलेटेड हो, तो आपको दो तीन चीजें चेक करनी होगी माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले याद रखिएगा, मैंने इसको एक शब्द दिया है, दैट इज द बीईएसटी, क्या बोलते हो, बीईएसटी एल स्क्वायर डीआर, इसको मैं कहता हूं बेस्ट लेडर, क्या बोलते हो, बेस्ट लेडर, क्या बोलते हो, बेस्ट लेडर। बी का मतलब होता है आपका बार्टर, अगर बार्टर हुआ है तो सप्लाई की पहली कंडीशन फुलफिल होती है। सप्लाई की तीन कंडीशन है, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर आपको ये तीन सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाए, तो आप लोग मान लीजिएगा वो सप्लाई होगा, क्लियर है, वो क्या होगा, सप्लाई होगा। तो सबसे पहले बी का मतलब क्या होता है, बार्टर होता है। ई का मतलब होता है एक्सचेंज, अगर एक्सचेंज हुआ है। एस का मतलब होता है सेल्स, सी का मतलब होता है ट्रांसफर, और एल स्क्वायर का मतलब क्या है, दो एल है, एक लीज हो जाएगा, एक लाइसेंस हो जाएगा। डी का मतलब होता है डिस्पोजल, और आर का मतलब होता है रेंटल। अगर इनमें से कुछ आपको दिखता है, इसका मतलब सप्लाई का पहली डेफिनेशन, पहली जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई हो गया, समझ में। बी का मतलब क्या होता है, बार्टर। ई का मतलब एक्सचेंज, एस का मतलब सेल होता है, सी का मतलब ट्रांसफर, पहले एल का मतलब लीज होता है, दूसरे एल का मतलब लाइसेंस होता है, डी का मतलब डिस्पोजल होता है, आर का मतलब रेंटल होता है। तो इनके अंदर से अगर आपको कुछ दिखता है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब याद रखिएगा, चाहे वो आपका बार्टर हो, एक्सचेंज हो, सेल हो, ट्रांसफर हो, डिस्पोजल हो, अगर वो किसके साथ हुआ है, फॉर ए कंसिडरेशन, क्या होना चाहिए सर, आपका क्या होना चाहिए उसके लिए, कंसिडरेशन, यानी कि अगर उसके अंदर कंसिडरेशन है, तो वो क्या कहलाएगा, सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, वो किसके लिए यूज होना चाहिए सर, आपके बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज होना चाहिए। अगर वो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज होता है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, इन दैट सिचुएशन वो इवेंट को आप लोग क्या बोल सकते हैं सर, सप्लाई बोल सकते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे तीन सिचुएशन रहेंगी, एक बार आप लोग मेरे साथ इसको रिपीट कीजिए कि पहली सिचुएशन क्या है, अगर आप लोग सप्लाई को चेक करना
करना चाहते हैं तो आपका सबसे पहले आपका बेस्ट एलडीआर हो सकता है, बार्टर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, आपका सेल्स हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, और लाइसेंस और लीज हो सकता है, और डी का मतलब डिस्पोजल और आर का मतलब क्या होता है, आपका रेंटल हो सकता है। इनमें से कुछ होना जरूरी है, क्लियर, इनमें से कुछ होना जरूरी है पहली कंडीशन के लिए। दूसरी कंडीशन है जो सप्लाई हुआ है उसके अंदर कंसिडरेशन होना जरूरी है, समथिंग फॉर समथिंग होना जरूरी है, कुछ पैसे का, मनी का, या फिर कुछ भी कंसिडरेशन होना जरूरी है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, उसको हमने यूज किया हो फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए। फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस का मतलब आगे बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से मैंने उसको क्या करना है, यूज करना है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो इन दैट सिचुएशन वी कैन इजीली से कि ये किसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, सर सप्लाई की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और यहाँ पे सप्लाई की कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं ना तो वो क्या हो जाएंगे, सप्लाई हो जाएंगे, इनके ऊपर जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। और यही क्या है सर, आपका ये आपका रहने वाला है सेक्शन 7(1)(a), क्लियर है। तो सेक्शन 7(1)(a) के अंदर आपको क्या दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स, आपको सेक्शन 7(1)(a) के अंदर किसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, याद रखिएगा सेक्शन 7(1)(a) के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो सप्लाई का एक्सप्लेनेशन दिया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग समझ रहे थे कि सर यहाँ पे तीन कंडीशन है और ये तीनों कंडीशन का एक्सप्लेनेशन किसके लिए दिया गया है, ये आपको याद रखना है सर, आपके मीनिंग ऑफ सप्लाई के लिए दिया गया है। और यही बातें कहां पे लिखी हुई है, सेक्शन 7(1)(a) के अंदर लिखी हुई है, क्लियर है। तो जो आपका सेक्शन 7(1)(a) है वो किसको डिफाइन करता है, सर आपकी सप्लाई के मीनिंग को डिफाइन करता है। और ये जो आपका काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया था उसको मैंने काफी इजी लैंग्वेज में आप सभी को समझा दिया है। जैसे मैंने क्या बताया, सेक्शन 7(1)(a) के अंदर सर आपका क्या होना चाहिए, बेस्ट एलडीआर होना चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेस्ट एलडीआर होना चाहिए। बी का मतलब क्या होता है, बार्टर, ई का मतलब एक्सचेंज, एस का मतलब सेल, टी का मतलब ट्रांसफर, लीज हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, डिस्पोजल हो सकता है, और रेंटल हो सकता है। ये तमाम चीजें माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इंक्लूड करके चलनी है। अच्छा, कई कई सिचुएशन में आपको क्या होता है, आपकी सप्लाई तो होती है लेकिन कंसिडरेशन नहीं होता है, यानी कि आप लोग क्या कहते हैं, उस सप्लाई को आप लोग कहते हैं विदाउट द कंसिडरेशन। क्या कहते हैं, विदाउट द कंसिडरेशन। तो कुछ ऐसे हालात है जहां पे कंसिडरेशन नहीं होता है लेकिन उसको आप लोग क्या मान के चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसको हम लोग स्पेसिफिकली आपकी सप्लाई मान के चलते हैं। उसको यहां पर आप लोग बोलोगे डीम्ड सप्लाई। क्या बोलोगे, डीम्ड सप्लाई। तो डीम्ड सप्लाई ऐसी सप्लाई होती है जो विदाउट द कंसिडरेशन होती है, उनको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे डीम्ड सप्लाई बोलते हैं। और याद रखिएगा डीम्ड सप्लाई के केस में यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली सेक्शन 7(1)(c) के अंदर पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। हम लोग कहां पे पढ़ेंगे, सेक्शन 7(1)(c) के अंदर, क्लियर है। आगे आएगा सेक्शन 7(1)(c), काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी तक की बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, कि सर सप्लाई का मीनिंग क्या होगा, बेस्ट एलडीआर होना चाहिए, यानी कि बार्टर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, सेल हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, लीज हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, डिस्पोजल हो सकता है, रेंटल हो सकता है। इनमें से कुछ भी है तो सिचुएशन नंबर 1 सेटिस्फाई। कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन नहीं होगा तो उसको डीम्ड सप्लाई बोलेंगे और उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होता है, ठीक है। कंसिडरेशन भी है और उसने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूज आपने बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से किया है तो वो भी क्या कहलाएगा सर, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कहलाएंगी तो आपका वो क्या बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा। एक एग्जांपल से समझाता हूं, लेट अस से मैंने आपका एक मोबाइल लिया, क्लियर है, या मोबाइल में कह देता हूं, या फिर आप लोग कह दीजिए मैंने ये माइक खरीदा 21,000 का, ठीक है। मैंने 2 महीना यूज किया और मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको ये 2 महीना यूज करने के बाद 20,000 के अंदर सेल कर दिया। अब ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने सेल किया है तो बेस्ट एलडीआर के अंदर एस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने मेरे को इसके बदले में 20,000 पे किया है तो कंसिडरेशन भी हो गया। तो अब बताओ क्या ये मेरा सप्लाई होगा कि नहीं होगा, दिस इज नॉट ए सप्लाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी 2 कंडीशन थोड़ी ना, 3 कंडीशन है कि मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो पर्सनल यूज के लिए खरीदा था, मेरा ये बिजनेस नहीं है। हाँ, मेरा कोई शॉप होता है, मैं इसका बिजनेस करता तो एक अलग बात थी, लेकिन ये मेरा जो धंधा नहीं है, मेरा काम नहीं है। दैट्स व्हाई जो तीसरा कंडीशन है, दैट इज अ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस इज नॉट सेटिस्फाई एंड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दिस इज नॉट द सप्लाई, और इसके ऊपर मेरे को जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, तो बिल्कुल बेसिक से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नो रॉकेट साइंस, ठीक है। अब फटाफट से समझते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है। सर अभी तक हमने कुछ बुनियादी बातें पढ़ी है। सबसे पहले देखा सप्लाई से जुड़े हुए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाले हैं। हमने गुड्स की डेफिनेशन को पढ़ा, सर्विसेज की डेफिनेशन को पढ़ा, एक्शनेबल क्लेम को पढ़ा, फैमिली मेंबर्स की डेफिनेशन को पढ़ा, टैक्सेबल इवेंट का क्या मतलब होता है इसको पढ़ा, और उसके अलावा
हुआ। सबसे जरूरी बात है आपके सेक्शन 7(1)(a) को पढ़ा, यानी कि हम लोगों ने मीनिंग ऑफ द सप्लाई को पढ़ा। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स इतना क्लैरिटी आपको मिला होगा। अब एक ऐसा ही एग्जांपल मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं कि यहाँ पे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, दैट्स व्हाई हमें इसको पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा जीएसटी इज टैक्सेबल ऑन ओनली द कमर्शियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। जीएसटी किसके ऊपर लगता है? केवल कमर्शियल ट्रांजेक्शन के ऊपर लगता है। द सप्लाई बाय ए इंडिविजुअल इन हिज आर पर्सनल कैपेसिटी, अगर कोई भी आदमी पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से कोई सप्लाई करता है उसके ऊपर आपका कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लेट अस टेक एक एग्जांपल, ठीक है। कुमार अमित ने परचेज किया है एक मोबाइल, लीजिए अभी मैंने आपका ये माइक का एग्जांपल लिया था, आप लोग मोबाइल का एग्जांपल ले सकते हैं। मोबाइल मैंने यूज किया, पर्सनल यूज के लिए खरीदा, याद रखिएगा 2 साल के बाद मैंने इसको सेल कर दिया है एक मोबाइल डीलर को, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका मोबाइल सेल हुआ है, अमित वुड नॉट बी कंसीडर एज ए सप्लाई, इसको हम लोग क्यों क्या नहीं मानेंगे? सप्लाई नहीं मानेंगे, भले ही यहाँ पे सेल किया हो, भले ही इसका कंसिडरेशन इसको मिला हो, लेकिन ये मेरा बिजनेस नहीं था, ये मेरा धंधा नहीं था। दैट्स व्हाई ये तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? दिस इज नॉट द सप्लाई। और मैंने बताया था अगर आपका सप्लाई नहीं होता है तो उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चार्ज नहीं होगा सर? जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा इससे आगे जैसे अभी अभी हमने क्या पढ़ा सर? आपने तो पढ़ा है सेक्शन 7(1)(a) पढ़ा है, जहां पे हम लोगों ने मीनिंग ऑफ सप्लाई को पढ़ा है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपका एक और सेक्शन है, सेक्शन 7(1)(a) आपको पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? अभी तक तो जो आपका रजिस्टर्ड बॉडी की बात थी, जिनका जो आपकी कॉर्पोरेटेड बॉडी थी, ठीक है, आपकी कुछ ऐसी बॉडी है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज होती है, ठीक है। आप लोगों की किस क्या है? अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, याद रखिएगा। जैसे आपकी जिम खाना है, ठीक है, तो ये क्या होगा? आपकी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज हैं। अगर आपकी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज अपने मेंबर्स को जो उनके मेंबर हैं उनको अगर कोई भी सप्लाई करती है तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? इसका एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 7(1)(a) के अंदर गिवन मिलेगा। समझ में आया? तो ये याद रखना है, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी का केस है। अब यहाँ पे समझिएगा, सप्लाई बाय द अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, इसका एक्सप्लेनेशन सर सेक्शन 7(1)(a) के अंदर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा क्या कहा गया है? द एक्टिविटी और ए ट्रांजेक्शन, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर? एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन की बात करें, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर, याद रखिएगा किससे? मेंबर से, ठीक है। मेंबर को किया है कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर ए कैश डिफर्ड पेमेंट और ए अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अभी ये आपकी लॉ की लैंग्वेज है, तो अगर आपको नहीं समझ में आई है तो यहाँ पे ये एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। हम लोगों ने कोई एक क्लब ले लिया है जो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, ठीक है। अब क्लब ने क्या किया? इफ एनी क्लब सप्लाई फूड्स, अगर आपका क्लब है वो सप्लाई करता है फूड्स को इसके मेंबर के लिए, किसके लिए? मेंबर के लिए, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा अगर कंसिडरेशन चार्ज नहीं हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे भी आपका बेसिक लफड़ा है, कंसिडरेशन लगा है, सप्लाई हुआ है, कंसिडरेशन है, तो आप लोग याद रखिएगा आपका वो सप्लाई कंसीडर होगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे लेट अस से ये आपका कोई भी क्लब है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। क्लब ने इसके मेंबर को, ठीक है, फूड का सर्विस दिया, ठीक है, ये सप्लाई हो गया, फूड का सर्विस दिया है, और बदले में या तो कंसिडरेशन लेगा या तो कंसिडरेशन नहीं लेगा। कंसिडरेशन नहीं लिया तो जीएसटी भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। कंसिडरेशन नहीं लिया तो जीएसटी भी चार्ज नहीं होगा, लेकिन कंसिडरेशन लिया है ना, तो यस, इसके ऊपर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कहेंगे? जीएसटी लगेगा। इसके ऊपर क्या होगा सर? जीएसटी लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो याद रखिएगा जीएसटी लगेगा ही लगेगा अगर आपका इस तरीके का सिचुएशन होता है। और जो आपका सेक्शन 7(1)(a) है वो हमें बताता है सप्लाई बाय ए अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी टू इट्स मेंबर। मेंबर की बात हो रही है, कहीं और पे आपको जिक्र नहीं करना, ठीक है। मेंबर्स के बारे में चर्चा करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज आप लोग इन दोनों सेक्शंस को, सेक्शन 7 सबसेक्शन ए क्लोज ए को पढ़िएगा, सेक्शन 1(a) को भी पढ़ना है। क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। अब हम सबसे जरूरी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। प्लीज इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग आपका एक पेज ऐड कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट, ठीक है।
तो याद रखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यानी कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपने डबल ए पढ़ लिया, उसके बाद सेक्शन 1 सबसेक्शन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 बी को हम लोग पढ़ेंगे और सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंपोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज को लेकर के। तो यहीं से मैं आपका इसको साफ कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करके ना यहीं पे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर आप लोग सर्विस को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग करते हैं इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, ठीक है। आपका क्या होता है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस होता है। तो जब भी आपका इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस होता है ना, तो हमारे पास ध्यान रखना है, अगर कोई भी सर्विस इंपोर्ट हुआ है तो या तो वो विदाउट कंसिडरेशन होगा या तो विद कंसिडरेशन होगा। तो मैं कह देता हूं सर, पहला केस क्या है आपका, विद कंसिडरेशन है। क्या है, विद कंसिडरेशन है। दूसरा केस क्या रहेगा सर, ये आपका विदाउट कंसिडरेशन रहेगा। याद रह जाएगा, आप लोग क्या कहेंगे, विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। नोट कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये विद कंसिडरेशन वाला मामला है ना, ये वही है, सेक्शन 7 हो गया, सबसेक्शन 1 हो गया और बी वाला पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन मैंने क्या बताया था, आप लोग इसको डीम्ड सप्लाई मानते हैं, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और सी वाला आपको यहाँ पे पॉइंट कवर करना है। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, मेरे को बताइए। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर रहा होगा। तो आपने कोई सर्विस को इंपोर्ट किया, लेटर से फॉरेन से इंपोर्ट किया। इंपोर्ट का मतलब ये होता है ना, भारत से, बाहर से आपने सर्विस को इंपोर्ट किया, ठीक है। अब बाहर से जब आप लोग एक सर्विस को इंपोर्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, उसके बदले कंसिडरेशन चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है, ये मुद्दा है। या तो कंसिडरेशन चार्ज होगा या तो कंसिडरेशन चार्ज नहीं होगा। अगर आपका कंसिडरेशन चार्ज हुआ है तो याद रखिएगा, यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है। आगे आपने उसका बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज किया होगा या तो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज नहीं किया होगा। चाहे यूज किया हो चाहे यूज नहीं किया हो, उसको आप लोग सप्लाई मान के चलेंगे। समझ में आया? अगर कंसिडरेशन है तो आप लोग इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के केस में कंसिडरेशन है तो उसको आप लोग क्या मान के चलेंगे सर, उसको आप लोग सप्लाई मान के चलेंगे। आप लोग चाहे उसको बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज करें, आप लोग चाहे उसको अदर देन बिजनेस प्रोस्पेक्टिव यानी कि पर्सनल यूज में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका सर्विस विदाउट कंसिडरेशन है तो विदाउट कंसिडरेशन के केस में दो चीजें आती है, ध्यान रखिएगा। या तो अब वो आपका सर्विस रिलेटेड पार्टी वाला है या डिस्टिंक्ट पर्सन वाला है। अब आ गई ना दोनों इंपॉर्टेंट चीजें, इनका एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में दूंगा, ठीक है। रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है अभी समझे। अगर रिलेटेड पार्टी ने इंपोर्ट किया है या डिस्टिंक्ट पर्सन ने इंपोर्ट किया है, या दूसरा हो सकता है अनरिलेटेड पार्टी ने एक तरीके से आपका क्या किया है, सर्विस को इंपोर्ट किया है। अगर आपका पार्टी अनरिलेटेड है तो वो सप्लाई नहीं होगा, और सप्लाई नहीं होगा तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। समझ में आया? तो अगर आपका सप्लाई नहीं है तो आपका जीएसटी भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन रिलेटेड पार्टी के केस में आपको यहाँ पे अगेन दो चीजें कंसीडर करनी है सर, या तो वो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज हुआ है या तो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज नहीं हुआ है। अगर बिजनेस के लिए यूज नहीं हुआ तो सर्विस नहीं है, बिजनेस के लिए यूज हुआ है तो सर्विस है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बिल्कुल आसान चीजें मैंने आपको बताई है। ये टेबल अगर आप लोग समझ गए तो लाइफ जस्ट झिंगा लाला, आपको ये सबसे जो डिफिकल्ट सेक्शन है ना वो आपको समझ में आ गया। दो सेक्शन मैंने एक साथ कराए हैं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1B कराया है विद कंसीडरेशन इंपोर्टेशन ऑफ द सर्विस, और एक करवाया है मैंने विदाउट द कंसीडरेशन, ठीक है। तो इनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। सर इंपोर्ट किया है सर्विस तो ध्यान रखना है विद कंसीडरेशन किया है या विदाउट कंसीडरेशन किया है। विद कंसीडरेशन है, किसी में भी यूज करो आपको सप्लाई होगा और टैक्स देना पड़ेगा। विदाउट कंसीडरेशन है तो चेक करना पड़ेगा रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर आपका अनरिलेटेड पार्टी के बीच में। अनरिलेटेड पार्टी के बीच में हुआ तो वो उसको कुछ भी यूज करें उसके ऊपर सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में अगर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज करते हैं तो आपका सप्लाई होगा, टैक्स लगेगा, और अगर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज नहीं करते हो तो सप्लाई नहीं होगा, टैक्स नहीं लगेगा। ये मैंने आपको काफी डिटेल में जाकर के बहुत इजी लैंग्वेज में माय डियर फ्रेंड्स इंपोर्ट ऑफ द सर्विस वाला सेक्शन, सेक्शन 7(1)(b) और मैंने क्या है आपका सेक्शन 7(1)(c) दोनों एक साथ करा दिए। समझ में आया? अब देखिए जो मैंने आपको बातें बताई थी वही लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। सबसे पहले
मैंने क्या बताया, विदाउट कंसिडरेशन वाला केस लेके चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, अगर सेक्शन 7(1)(c) की बात करते हैं, विदाउट कंसिडरेशन है। विदाउट कंसिडरेशन के अंदर अगर अनरिलेटेड पार्टी है, अनरिलेटेड पर्सन है, तो सप्लाई नहीं होगा। अगर आपका रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो अगर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज किया है तो सप्लाई होगा, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज नहीं किया है तो सप्लाई नहीं होगा। ऐसे ही मैंने क्या बताया सर, कंसिडरेशन हुआ है तो चाहे बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज हो चाहे ना हो, वो आपका सप्लाई कंसीडर होगा, वो आपका सप्लाई कंसीडर होगा। समझ में आया? अब अगर इस पे पीपीटी में मेरे पास एग्जांपल है, जैसे एक एग्जांपल है, दो एग्जांपल से मैं आपको दोनों पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मिस्टर राशि रिसीव्ड ए लीगल एडवाइस। याद रखिएगा, राशि आपका रेसिपेंट है जिसने सर्विस लिया है, लीगल एडवाइस लिया है फॉर ए पर्सनल प्रॉब्लम। सर किसके लिए लिया है? सर पर्सनल प्रॉब्लम के लिए लिया है। तो पहले समझिएगा, क्या बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के लिए यूज हुआ है? सर नहीं हुआ है, सर पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यूज हुआ है। एंड उसने पेड किया है, कितना किया है? 1000 पाउंड पेड किया है एज ए लीगल फीस टू द मिस कीर्ति ऑफ द यूएस। यूएस से यानी कि सर्विस इंपोर्ट हुआ है। अब याद रखिए, सर्विस इंपोर्ट हुआ है तो हमने देखना था विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। तो सर ये कौन सा केस है? विद कंसिडरेशन है। तो मैंने बताया था विद कंसिडरेशन के अंदर दो सिचुएशन है, बिजनेस के लिए यूज नहीं हुआ, बिजनेस के लिए यूज हुआ, व्हाटएवर यहाँ पे सप्लाई होगा, और सप्लाई होगा तो इसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे क्या लगेगा सर? जीएसटी लगेगा। समझ में? बेसिक एग्जांपल था। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। व्हाट विल बी योर आंसर इफ बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर? याद रखिएगा, दोनों क्या है? रियल सिस्टर है। अब रियल सिस्टर है तो मैंने बताया था, देखिए फैमिली वाला, यानी कि आपका जो रिलेटेड पर्सन के अंदर फैमिली मेंबर आते हैं। याद रखिएगा, रिलेटेड पर्सन के अंदर फैमिली मेंबर आते हैं, और फैमिली मेंबर में मैंने दो कैटेगरी आपको समझाई थी, या तो आपका चाइल्ड हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, वो डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, वो आपका मेंबर कैलकुलेट होगा। लेकिन आपका ब्रदर है, सिस्टर है, पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, इन सब के केस में देखना पड़ेगा, या तो वो डिपेंडेंट है तो फैमिली मेंबर होंगे, रादर देन वो फैमिली मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, उनकी रियल सिस्टर ने सर्विस दिया है मिस्टर राशि को लीगल एडवाइस फॉर हर बिजनेस एंड सी डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन। उसने क्या नहीं पे किया? कंसिडरेशन पे नहीं किया है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं हुई है कि वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। अब देखिए, क्योंकि वो यूएसए में सेटल है, अपना कंसल्टेंसी सर्विस चलाता है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि वो आपका क्या है? आपका डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है। और अगर आपका इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट के केस में वो आपका रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर है? खैर ये जो पॉइंट है नहीं, अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मैंने रिलेटेड पार्टी तो डिस्टिंक्ट पर्सन या डिस्टिंक्ट पार्टी को अभी समझाया नहीं है। इसको मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में काफी डिटेल में समझाऊंगा, तब जाके आपको क्लैरिटी होगा। ठीक है, तो आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, आपको क्लैरिटी मिला होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके के सेक्शंस, प्रोविजंस और डेफिनेशन यहाँ पे आपको पढ़नी है, और एग्जैक्टली उनका अपना इंपॉर्टेंट रोल क्या रहने वाला है। आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या सीखा? इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के अलावा मैंने आपको सेक्शन 7(1)(a) पढ़ा दिया, सेक्शन 7(1)(a) पढ़ा दिया, इसके अलावा सेक्शन 7(1)(b) आपने पढ़ा, सेक्शन 7(1)(c) आपने पढ़ा। क्लियर है? ये आपके कुछ सेक्शन है और सब सेक्शन है जिनको हमने अपनी आज की क्लास के अंदर कवर किया है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेशन है ये आपको पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।